Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government Women's College, बीकानेर। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। आज हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम पर अप्रसमवादी का प्रभाव या अहार्मोनिक दोलित्र मॉडल या अहार्मोनिक कंपन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा वाइब्रेट नहीं करता है एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। Thus for small compressions and extensions, real bonds may be taken as perfectly elastic obeying Hooke's law, but at larger distortions, say more than 10% of the bond length, they deviate from Hooke's law. जो हार्मोनिक दोलित्र है उसके लिए संभावित ऊर्जा स्तर समान दूरी के पैटर्न पर प्राप्त होता है। ये तब संभव है जब हार्मोनिक दोलित्र अर्थात हुक्स नियम का पालन करे, लेकिन वास्तव में अणु के लिए प्रत्यानन बल विस्थापन के समानुपाती न होकर वास्तव में यह कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। और इन्फिनिटी अगर हम ये माने कि इनफाइनाइट एक्सपेंशन पर ये क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो यह देखा गया है कि जो लोअर वाइब्रेशनल लेवल्स हैं उस पे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो है वो लागू होता है, लेकिन हायर एनर्जी लेवल्स पर इसमें ये डेविएट कर जाता है और हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो ये नियम है ये लागू नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है जिससे वाइब्रेशन एनहार्मोनिक हो जाते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में दो एनर्जी लेवल्स के बीच सेम डिस्टेंस होता है, जबकि एक्सपेरिमेंट्स द्वारा ये प्रूव हुआ है कि V की वैल्यू जब बढ़ती है तो दो लेवल्स के बीच की जो दूरी है वो कम होती जाती है। इन कारणों से एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल का हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में हम मानते हैं। इसी प्रकार V का अगर मान बढ़ता है तो साम्य बंधन लंबाई से विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है और अधिकतम विस्थापन पर बॉन्ड जो है वो इलास्टिक नहीं होते हैं। इसलिए अधिक क्वांटम संख्या पर हार्मोनिक कंपन ऊर्जा के मान में अंतर आता है और इसलिए एक जो एम्पेरिकल एक्सप्रेशन था, मॉर्स थे, उन्होंने एक एम्पेरिकल एक्सप्रेशन दिया। ये देखिए यहाँ पे ये एम्पेरिकल एक्सप्रेशन है V इक्वल्स टू D 1 माइनस एक्सपोनेंशियल इंटू B R इक्विलिब्रियम माइनस R रेज टू पावर 2। यहाँ B एक कांस्टेंट है, D जो है डिसोसिएशन एनर्जी है मॉलिक्यूल की, B की वैल्यू है √K/2D, R यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ReQ जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम है। अब देखिए जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए सॉल्व करते हैं मॉर्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो जो एनर्जी लेवल है वो इस प्रकार से दिए जाते हैं। ये देखिए एनर्जी लेवल दिए गए हैं। EV की वैल्यू आती है V + ½ hν(c) माइनस V + ½ होल स्क्वायर hν(c)µEA EV दैट विल बी इक्वल्स टू, अगर अब इसका जैसा आपको पता है कि अगर हमें ये तो आएगा जूल्स के अंदर, अगर से हम वेव नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करते हैं 1/hc से इसको वो करते हैं और यहाँ पे देखिए इस फैक्टर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये V प्लस ये पूरा जो इक्वेशन है ये हमारा पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब जो वैल्यू आएगी वो वेव नंबर में आएगी। ये देखिए E इज इक्वल टू 1/hc V + ½ hν(E) माइनस V + ½ होल स्क्वायर hν(A) पर सेंटीमीटर्स और दैट इज़ इक्वल टू V + ½ h से h कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा न्यू बार E V + ½ होल स्क्वायर µE बार A और EV की जो वैल्यू है अब आती है हमारे पर सेंटीमीटर में। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है ये देखिए फाइनल इक्वेशन हमारा ये होगा, दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन EV इक्वल्स टू V + ½ इंटू µE बार 1 माइनस V + ½ इंटू A पर सेंटीमीटर। A आपको पता है यहाँ पे एनहार्मोनिक कांस्टेंट है और µE जो है वो क्या है यहाँ पे, ये है इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी या हम इसको वेव नंबर भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए इसके ऊपर ये बार का जो साइन लगा हुआ है ये इंडिकेट करता है कि ये इसको हमने पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट इज़ इट इज़ वेव नंबर। तो जो A है ये एनहार्मोनिक कांस्टेंट है
और अभी आपको जैसे मैंने बताया है न्यू ई या न्यू बार ई जो है इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है या साम्य दोलन आवृत्ति तरंग संख्या है। अब जो v है ये क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या कंपन क्वांटम संख्या। अब देखिए इसको, ये देखिए ये जो इक्वेशन आता है हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई वी इक्वल्स टू वी प्लस हाफ इंटू एच न्यू ज़ीरो। यहाँ पर न्यू ज़ीरो की जो वैल्यू है देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर निकाली है, दैट इज़ इक्वल टू न्यू ई वन माइनस वी प्लस हाफ। तो ये जो इक्वेशन है ये बताता है कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर उस ऑसिलेटर के समान है जिसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी v की वैल्यू बढ़ने पर लगातार घटती जाती है। दैट इज़ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ लाइक एन ऑसिलेटर whose oscillating frequency decreases with increasing value of v. Now we will study enharmonic energy levels. तो एन हार्मोनिक एनर्जी लेवल्स के लिए जो ऑसिलेटर के लिए जो फॉर्मूले आते हैं, देखिए इसमें वी की वैल्यू हम रखते जाते हैं और इसको हम कैलकुलेट करते जाते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने करा था, इस बार भी ठीक उसी तरह से इसको करते जा रहे हैं कि अगर वी की वैल्यू ज़ीरो है तो जो हमारा जो इक्वेशन था अभी हमने निकाला था, ये वाला इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन था इसके अंदर हम v की वैल्यू रखते जाते हैं और एनर्जी लेवल्स की कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो देखिए जब v की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ई ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ न्यू ई बार वन माइनस हाफ ए पर सेंटीमीटर। न्यू v की वैल्यू अगर वन है तो ये हो जाएगा 3/2 न्यू ई बार वन माइनस 3/2 ए पर सेंटीमीटर। ठीक वैसे ही है जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हमने कैलकुलेशन की थी, ठीक उसी तरह से है। बस इसके अंदर ये जो टर्म है वन माइनस 1/2 और 3/2 ये वाले ये हमारे इसमें इंक्लूडेड है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मेमोराइज भी कर सकते हैं। अगर v की वैल्यू 2 रखी है तो e2 की वैल्यू आ जाती है 5/2 न्यू ई बार वन माइनस 5/2 ए पर सेंटीमीटर। न्यू की वैल्यू 3 है तो E3 इक्वल्स टू 7/2 न्यू ई बार वन माइनस 7/2 ए पर सेंटीमीटर। तो ये एनर्जी लेवल्स आ गए हमारे पास में एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अब हम देखते हैं कि जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो देखिए जो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए सिलेक्शन रूल होता है कि डेल्टा वी की जो वैल्यू है +-1 +-2 या +-3 हो सकती है, यानी कि इट मीन्स कि चेंज इन वी मोर देन 1 इज़ परमिसिबल, यानी कि जो संक्रमण में v के मान में परिवर्तन 1 से अधिक होता है। अब transition of delta v is greater than 1 are rare since lowest transitions v is equal to 0 is possible at a room temperature. Thus most of the transitions originate from v equals to 0. संक्रमण जिनमें डेल्टा v जो है वो 1 से अधिक होने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिर्फ निम्नतम कंपन स्तर न्यू का मान जब 0 हो परमाणु होते हैं, इसलिए अधिकतम संक्रमण न्यू इज इक्वल टू 0 से ही प्रारंभ होता है। अब देखिए जो वेरियस पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी चेंजेस हैं उनके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये देखिए अगर दो एनर्जी लेवल्स अगर हम माने वी डैश और वी डबल डैश तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यानी कि विभिन्न संभावित संक्रमण तथा उनके संगत ऊर्जा परिवर्तन की गणना निम्न समीकरण द्वारा करते हैं। दो कंपन ऊर्जा स्तर है वी डैश और वी डबल डैश में संक्रमण होने पर कंपन ऊर्जा अंतर कितना होगा। तो ये देखिए ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, ये वाला, ये देखिए जो आपको दिख रहा है ये डेल्टा ई वी इक्वल्स टू वी डैश प्लस हाफ एच न्यू ई वन माइनस वी डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस दूसरा भी ये एनर्जी लेवल आ गया वी डबल डैश प्लस हाफ इंटू एच न्यू ई वन माइनस वी डबल डैश प्लस हाफ इंटू ए। तो अब ये देखिए ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की सहायता से अब हम अलग अलग ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे डेल्टा वी का मान अगर +1 है, यानी कि ट्रांजिशन हमारा कहाँ से हो रहा है v इज इक्वल टू 0 टू v इक्वल्स टू 1, तो डेल्टा ई वी की वैल्यू क्या आ जाएगी एच न्यू ई 1 माइनस 2a दैट इज इक्वल टू न्यू ई बार 1 माइनस 2a। ये ट्रांजिशन हुआ है 0 to 1।
इसी तरह से डेल्टा वी की वैल्यू जब +2 है, ये देखिए, तो यानी कि ट्रांजिशन हो रहा है 0 to 2, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है डेल्टा ई वी इक्वल्स टू 2h वी ई, सॉरी 2h न्यू ई 1 - 2a दैट इज़ इक्वल टू 2 न्यू ई बार 1 - 3a। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे जो वैल्यूज़ है डेल्टा वी इक्वल्स टू +3, डेल्टा वी इक्वल्स टू +1, तो इसके अंदर जब v से 1 to v इक्वल्स टू 2, 1 to 2 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, v इज इक्वल टू +3 दैट इज 0 to 3 हो रहा है ट्रांजिशन। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये देखिए एनर्जी वैल्यूज़ जो है ये हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में हम डाल करके। तो प्रत्येक अलग अलग कंपन संक्रमण स्पेक्ट्रम पृथक लाइन बनाता है, यानी कि ईच ट्रांजिशन गिव्स अस अ सेपरेट लाइन। ये जितने देखिए ट्रांजिशंस हो रहे हैं, देखिए डेल्टा वी की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 to 1 हुआ है, 0 to 2 हुआ है, 0 to 3 हुआ है एंड 1 to 2 हुआ है। तो ये जो वैल्यूज़ है, हर एक वैल्यूज़ के लिए, हर ट्रांजिशन के लिए हमें स्पेक्ट्रम के अंदर एक एक अलग अलग लाइन मिलती है। अब ये देखिए जो लाइन जो मिलती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे देखिए कि ईच ट्रांजिशन गिव्स सेपरेट लाइन, हर एक जो संक्रमण है उसके लिए हमें एक स्पेक्ट्रम के अंदर एक एक लाइन मिलती है। जैसे आप मान लीजिए अगर 0 से 1 के बीच का जो ट्रांजिशन है, वो जो ट्रांजिशन लाइन बनती है ये रूम टेम्परेचर पर मिलती है और यह अधिक तीव्रता वाली होती है। इट इज़ ऑफ हाई इंटेंसिटी एट रूम टेम्परेचर, और इसे हम मूल अवशोषण या मूल बैंड या फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन ऑफ फंडामेंटल बैंड कहते हैं। कौन सा ट्रांजिशन? वो ट्रांजिशन जो हमें 0 से 1 पर प्राप्त होता है, वो ट्रांजिशन कहलाता है फंडामेंटल बैंड। और इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ये जो ट्रांजिशन है हमें रूम टेम्परेचर मिलता है और इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्रॉम v इज इक्वल टू 0 to v इक्वल्स टू 2, दैट इज़ ऑफ लो इंटेंसिटी एंड इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। अब देखिए जो v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 2 के बीच का जो ट्रांजिशन है, इसकी क्या होती है? तीव्रता कम होती है और इसे हम प्रथम ओवरटोन कहते हैं। इसी प्रकार v इक्वल्स टू 0 to v इक्वल्स टू 3, ये भी कम इंटेंसिटी का होता है, इसकी भी तीव्रता कम होती है, इससे भी कम होगी और इसे हम सेकंड ओवरटोन या द्वितीय ओवरटोन कहेंगे। इसी प्रकार से जब v इज इक्वल टू 0 to v इज इक्वल टू 4 का जो ट्रांजिशन होता है, इसकी तीव्रता इससे भी कम होती है, या हम ये कहें कि बहुत ही नेग्लिजिबल इंटेंसिटी होती है और इसे हम तृतीय ओवरटोन या थर्ड ओवरटोन कहते हैं। अब जैसे जैसे वैल्यू v की बढ़ती है, इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी? कम होती जाएगी। जैसे देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि देखिए जब 0 से 1 के बीच में था v की वैल्यू ट्रांजिशन, तो क्या है? हाई इंटेंसिटी 0 से 2 हो गया, यानी कि v की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, तो इंटेंसिटी कम हो गई। और जब v की वैल्यू 3 हो जाती है तो इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और 4 के अंदर तो बहुत ही कम, यानी कि नेग्लिजिबल इंटेंसिटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे v का मान बढ़ेगा, इंटेंसिटी जो लाइन की है वो क्या होती है? घटती जाती है। Now, it has been observed that maximum molecules or atoms are at V equals to 0 at room temperature. Therefore, maximum transitions originate from V equals to 0. अभी हमने यही बात की है कि ये देखा गया है कि कमरे के ताप पर अधिकतम अणु या परमाणु किस पर होते हैं? V इज इक्वल टू 0 में होते हैं। तो इसलिए जो अधिकांश कंपन होते हैं, जो संक्रमण जो होते हैं, वो कौन से होते हैं? कंपन संक्रमण जो होते हैं वो v इज इक्वल टू 0 स्तर से आरंभ होते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतम परमाणु किस में होते हैं? v इज इक्वल टू 0 लेवल पे होते हैं। जब तापक्रम बढ़ता है तो क्या होता है? अणु जो है वो निम्न स्तर से उच्च स्तर, यानी कि v इज इक्वल टू 0 क्या है? हमारा निम्न स्तर है, और उच्च स्तर क्या हो गया? v इज इक्वल टू 1, इसमें चले जाते हैं, तथा इस स्थिति में इनका संक्रमण v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1, 2, 3 के बजाय v इज इक्वल टू 1 से v इज इक्वल टू 2, 3, 4 में होता है। और इस संक्रमण से जो हमें स्पेक्ट्रम लाइन मिलती है या बनती है उसे हॉट बैंड कहते हैं, तथा तापक्रम के बढ़ने पर इनकी तीव्रता बढ़ती है। यानी कि अब हमें हॉट बैंड्स मिलते हैं और इनकी जो इंटेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ में क्या होगी? इंक्रीज होती है। दैट इज़ व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, मॉलिक्यूल्स go to a higher energy state, V equals to 1, and now transition takes place from V equals to 1 to V equals to 2, 3, 4, etc. The lines
obtained by this transition are called hot band and their intensity increases with temperature। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो हॉट बैंड्स हैं इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। थैंक यू।